हेलो दोस्तों, उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग कोशिका के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग कोशिका से आगे देखेंगे। कल हमने कोशिका के बारे में विस्तार से बताया कि कोशिका क्या है, जीवित कोशिका का खोज किन्होंने किया, मृत कोशिका की खोज किसने की। और जब हम ईस्वी के बारे में कुछ वैज्ञानिकों को देख रहे थे, सन 1590 से 1931 के संदर्भ में जब हम बात किए थे, 1590 में जाकर के माइक्रोस्कोप का खोज हुआ था, लेकिन ये उतना उन्नत माइक्रोस्कोप नहीं था जो 1931 में हुआ। 1931 में जिस माइक्रोस्कोप का खोज हुआ था ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, और इससे पहले की जितनी सभी माइक्रोस्कोप थी उससे जो है कोशिका उतना स्पष्ट रूप से नहीं दिखती थी, या कोशिका के अंदर क्या है नहीं है उतना जो है स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाता था। जब 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब खोज हो चुका, इसके बाद जब कोशिका का अध्ययन इसके बारे में किया गया, कोशिका के बारे में जब देखा गया, तो कोशिका में जो है बहुत कुछ देखने को मिली। उसी चीज़ को आज हम यहाँ चर्चा करेंगे कोशिका के बारे में और आगे विस्तार पूर्वक जानेंगे। कॉपी कलम लेकर के तैयार हो जाइए। कॉपी कलम लेकर के बैठना चाहिए वीडियो देखते वक्त, और जिस भी चीज़ों को हम बताते हैं उसका एक छोटा सा मतलब शॉर्ट नोट्स तैयार करिए। नोट्स बनाने से अच्छा है कि उसको हम बेहतर तरीके से समझते चले, और समझने के साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाएं जो कि रिवीजन में जो है मददगार हो, मदद करे वो नोट्स। तो आगे हम लोग सेल के बारे में देखेंगे। सेल यानी कि कोशिका। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हो गया उसके बाद जब कोशिका को देखा गया तो क्या क्या दिखा इसके बारे में देखते हैं। तो इसके बाद जो कोशिका की अध्ययन की गई, इसके बाद क्या क्या हुआ, तो सबसे पहले हम कोशिका को क्या करते हैं, दो भागों में यहां पर बांट दिया गया। दो भाग में। पहला भाग क्या था, तो पहला जो भाग है इसको जीव द्रव्य नाम दिया गया। जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। और दूसरा भाग का नाम केंद्रक दिया गया। केंद्रक। कोशिका को दो भागों में बांटा गया, एक का भाग जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म, और एक का नाम केंद्रक। केंद्रक बोले तो केंद्रक नहीं, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। जीव द्रव्य के बाद कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। और एक का नाम जीव द्रव्य और एक का नाम कोशिका झिल्ली। जीव द्रव्य के बारे में कल हम चर्चा किए थे कि जिस कोशिका के अंदर जीव द्रव्य है वह जीवित कोशिका है, और जिस कोशिका के अंदर जीव द्रव्य नहीं है यानी कि जिस कोशिका का जीव द्रव्य सूख गया है वह कैसा कोशिका है, तो वह मृत कोशिका है कि नहीं। और जीव द्रव्य का खोज कौन किया था ये भी बताए थे कि जीव द्रव्य का खोज जो है कौन, पुरकिंजे किया था, है कि नहीं। अब मृत कोशिका का खोज जो कॉर्क को काट काट करके देखे थे और उसमें मधुमक्खी के छाते के समान जो आकृति दिखाई दिया था उसके बारे में बताए थे, तो उसका खोज रॉबर्ट हुक किए थे, और वो जो था मृत कोशिका था। तब आगे चल करके जो है फिर कोशिका के बारे में जब खोज निरंतर जारी रहा, उसके बाद जो है ल्यूवेन हॉक ने जो है जाकर के जीवित कोशिका की खोज की। तब यहां से कोशिका को दो भाग में बांट दिए, जीव द्रव्य और कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। अब जीव द्रव्य को फिर से हम दो भाग में बांट देते हैं। पहला भाग हो गया प्रोटोप्लाज्म के बाद जीव द्रव्य को दो भाग में बांटेंगे तो ये हो जाएगा कोशिका द्रव्य। इसको दो भाग में बांटते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। केंद्रक यहाँ पे होना चाहिए, वहां पे मिस्टेक से केंद्रक लिखा गया था, केंद्रक यहाँ पे। जीव द्रव्य को दो भाग में बांटते हैं तो कोशिका द्रव्य हो जाएगा और क्या हो जाएगा, केंद्रक यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। इसको केंद्रक को क्या कहेंगे, न्यूक्लियस।
तो ये होता क्या है ये देखते हैं। मान करके चलिए ये हमारा कोशिका है, कोशिका, और कोशिका का जो यहाँ पर मानव के संदर्भ में बात कर रहे हैं, पेड़ पौधे नहीं, पेड़ पौधे भी एक जीव मतलब सजीव ही हैं। यहाँ पर हम कोशिका के संदर्भ में बात करेंगे तो वैसे सजीव जो चल फिर सकते हैं, मानव हो गया, सपोज दैट मानव को ही लेकर के चलते हैं। तो ये जो कोशिका है इसका जो ये बाहरी आवरण है इसी को कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। और यहाँ पर जो है ये इसको कहते हैं केंद्रक। ये हो गया आपका केंद्रक, कोशिका का केंद्रक, और ये हो गया कोशिका झिल्ली। और इसके अंदर जितने भी द्रव्य हैं ये सब कहलाएंगे जीव द्रव्य। क्या कहलाएंगे? जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य। ये सब इसके अंदर जितने भी द्रव्य भरे हुए हैं ये जो है कोशिका द्रव्य है, ये कोशिका झिल्ली हो गया, और ये जो हो गया क्या हो गया? केंद्रक हो गया। और इस कोशिका द्रव्य के अंदर, इस जो कोशिका द्रव्य के अंदर ढेर सारी जो संरचना है, इस संरचना में दो तरह की संरचनाएं हैं। एक संरचना तो वो है जो सजीव है, और एक संरचना वो है जो क्या है? निर्जीव है। समझ गए? ये कोशिका झिल्ली हो गया। कोशिका झिल्ली के अंदर ये जितने भी द्रव्य भरे पड़े हैं, जितने भी संरचनाएं हैं, ये कोशिका द्रव्य हो गया, और ये हो गया केंद्रक। और ये कोशिका जो द्रव्य है इसके अंतर्गत जो है दो तरह की संरचनाएं देखने को मिलती है, एक सजीव और एक निर्जीव। सजीव कहने का मतलब हमारा तात्पर्य ये है सजीव संरचना से वो संरचनाएं जो जिसका आकार बढ़ता हो। सीधी सी स्पष्ट में बात करें कि वैसी संरचनाएं जिसका आकार क्या होता हो? बढ़ता हो। और निर्जीव के संदर्भ में बात करें तो वैसी संरचनाएं जिसका आकार नहीं बढ़ता हो, है कि नहीं? जो आकार नहीं बढ़ता हो, न विकास करता हो। लेकिन सजीव के संदर्भ में बात करें तो वैसी संरचनाएं इसके अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर, कि जिसका आकार क्या हो? बढ़ता हो। और आकार बढ़ने के साथ साथ क्या है, ये कोशिका मतलब ये जो है अपना निर्माण कर सकता है। मतलब इसके अंदर जो भी ये कोशिका के अंदर जो भी कोशिका द्रव्य के अंदर जितने भी सजीव हैं, अगर इसके अंदर कोई भी चीज टूट फूट होती है तो ये जो है अपना मरम्मत करने में सक्षम हो, है कि नहीं? अगर इसके अंदर जो है टूट फूट हुई तो ये अपना मरम्मत करने में सक्षम हो, तो उसको सजीव यानी कि इसको ऑर्गेनोइड्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑर्गेनोइड्स कहेंगे। और इस निर्जीव संरचना को मेटाप्लास्ट कहते हैं। मेटाप्लास्ट कहते हैं। इस कोशिका द्रव्य के अंदर जीवित संरचना को सजीव यानी कि उसको ऑर्गेनोइड कहते हैं, और जो निर्जीव होती है उसको क्या कहते हैं? मेटाप्लास्ट कहते हैं। तो इस कोशिका द्रव्य के अंदर जो सजीव संरचनाएं होती हैं यानी कि ऑर्गेनोइड्स जो होते हैं, ऑर्गेनोइड जो होते हैं, इसके अंतर्गत मतलब सजीव के अंतर्गत ऑर्गेनोइड के अंतर्गत कौन कौन आते हैं तो उसको देखते हैं। तो ऑर्गेनोइड्स के अंतर्गत आने वाले हैं, सबसे पहले हम ईआर ले लेते हैं। ईआर यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर का मतलब क्या हो गया? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब जो है ये कोशिका द्रव्य के अंदर यानी कि जीव द्रव्य के अंदर ये कोशिका द्रव्य जो भरा हुआ है इसके अंदर की सजीव संरचनाएं हैं। ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका जो है एक नया खोज हुआ है, मतलब ईआर को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक नया नाम दिया गया है, और वो नया नाम क्या है? तो एर्गैस्ट्रोप्लाज्म है। एर्गैस्ट्रोप्लाज्म, एर्गैस्ट्रोप्लाज्म इसी का नया नाम है, ये कोई अलग नहीं है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही ये नया नाम है, एर्गैस्ट्रोप्लाज्म। तो ऑर्गेनोइड्स यानी कि सजीव संरचनाएं के अंतर्गत कौन आया? ईआर आ गया। उसके बाद ईआर के अतिरिक्त और भी बहुत सारी संरचनाएं हैं। तो और बहुत सारी संरचनाएं कौन कौन है? तो ईआर के अतिरिक्त और ले लेते हैं, राइबोसोम हो गया।
कौन हो गया? राइबोसोम। ये सब के बारे में विस्तार पूर्वक अभी जानेंगे। राइबोसोम के बाद लाइसोसोम। ये सब कोशिका के अंदर की रचना है लाइसोसोम। ईआर राइबोसोम, लाइसोसोम, उसके बाद प्लास्टिड, प्लास्टिड, उसके बाद और ले ले सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के अलावा बात करें तो और कौन कौन है? तो और है लवक, और बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद बात करें तो गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। ये जितनी भी हमने इधर संरचनाएं लिखा, ईआर लिखा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिक, सेंट्रोसोम, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये जितनी भी संरचनाएं हैं ये सजीव संरचनाएं हैं। और किसकी सजीव संरचना है? तो कोशिका के अंदर, यानी कि कोशिका के अंदर जो जीव द्रव है और उसमें जो कोशिका द्रव यानी कि जो इसके अंदर की जो संरचनाएं भरी पड़ी है, इसमें ऑर्गेनोइड्स है और मेटाप्लास्ट है। तो ऑर्गेनोइड्स के अंतर्गत यानी कि सजीव के अंतर्गत जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिक, सेंट्रोसोम, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी इतने आते हैं। ये सब जो है इसका कुछ ना कुछ काम है। इसका काम क्या है, इसके कार्य क्या है, इसके बनावट कैसे होते हैं, इसके बारे में हम आगे विस्तार पूर्वक जानेंगे। लेकिन ये जो मेटाप्लास्ट है यानी कि निर्जीव, ये भी कुछ है, मतलब इसके अंतर्गत भी कुछ आते हैं। और इसके अंतर्गत कौन आते हैं? तो वैक्यूल, यानी कि इसको कहते हैं रसधानियां, रसधानी, रसधानियां हो गया, वैक्यूल हो गया, इसी को इंग्लिश में वैक्यूल कहते हैं, रसधानियां। उसके बाद प्रोटीन और वसा, ये सब मेटाप्लास्ट के अंतर्गत आते हैं, निर्जीव के अंतर्गत आते हैं। ये जो है इसका आकार नहीं बढ़ता है, ये जो है अपने अंदर की टूटी फूटी, मतलब कोशिका के अंदर जो भी संरचनाएं होती है और उसके अंदर जो टूटी फूटी चीजें होती है उसको मरम्मत करने में सहायक नहीं होते हैं, लेकिन ये जो है अपने अंदर मरम्मत करने में जो है अपने आप में सक्षम है। इतना चीज को देख लिए, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। ये जो अभी हम कोशिका को दो भाग में बांटे थे, कोशिका झिल्ली और जीव द्रव, आगे चलकर कुछ मॉडर्न वैज्ञानिकों ने फिर से कोशिका को दो भाग में बांटा। ये जो अभी जो हम बताए थे कोशिका झिल्ली और जीव द्रव्य, जीव द्रव्य के अंतर्गत कोशिका द्रव्य और केंद्रक को बांटा। फिर से जाकर के कोशिका द्रव्य के अंतर्गत कुछ सजीव संरचनाएं थी उसको हमने बताया, निर्जीव संरचनाएं थी उसको हमने बताया। केंद्रक क्या है उसके बारे में तो हम बता ही दिए थे कि ये जो इसके अंदर जो केंद्रक है ये केंद्रक है, इसके बारे में तो पता ही है। फिर जाकर आगे चलकर जो है कुछ वैज्ञानिकों ने जो है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने कोशिका को अपने तरीके से जो है दो भाग में बांटा। वो दो भाग कौन कौन थे? तो एक का नाम था साइटोसोम और एक का नाम न्यूक्लियस। एक का उन्होंने नाम दिया साइटोसोम्स, इसका हिंदी में भी नाम साइटोसोम ही है, और एक का नाम क्या दिया? न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। हिंदी लिख दिया है न्यूक्लियस यानी केंद्रक और साइटोसोम। और साइटोसोम को फिर से इन्होंने जो है कुछ भागों में बांट दिया, दो तीन भागों में। एक का नाम दिया सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली जिसके बारे में अभी हमने विस्तार से, कोशिका झिल्ली के बारे में अभी हमको पढ़ना है, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। कोशिका झिल्ली, ठीक। और एक का नाम दिया साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। और एक का नाम क्या दिया? साइटोप्लाज्म के बाद साइटोप्लाज्म की सभी संरचनाएं, मतलब साइटोप्लाज्म के अंतर्गत, साइटोप्लाज्म के अंतर्गत जितनी भी रचनाएं आती है सभी संरचनाएं, संरचनाएं, इसको ऐसे समझिए
तो मानकर चलिए ये हमारा क्या था, कोशिका था, ये केंद्रक था, जो पहले हम दो भाग में बांटे थे, एक का नाम दिए थे कोशिका झिल्ली और एक का नाम क्या दिए थे, जीव द्रव्य। इसको हमने कोशिका झिल्ली और इस अंदर वाले सिस्टम को जो है हमने जीव द्रव्य नाम दिया था। और इन्होंने जो है जब दो भागों में बांटा तो एक का नाम दिया साइटोसोम और केंद्रक को जो है अलग रखा, केंद्रक को जो है अलग रखा। और कोशिका झिल्ली फिर साइटोसोम को इन्होंने कई भागों में बांटा, कोशिका झिल्ली और साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। और इस कोशिका द्रव्य के अंतर्गत जितनी भी संरचनाएं आती है उसको, ये मॉडर्न कुछ आधुनिक वैज्ञानिकों ने जो है इसको अपने तरीके से दो भागों में बांटा था। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं इसके आगे जो हमने इससे पहले जो है कोशिका को दो भाग में बांटा था, जीव द्रव्य और कोशिका झिल्ली के बारे में। तो सबसे पहले हम कोशिका की कोशिका झिल्ली को पढ़ते हैं, कोशिका की कोशिका झिल्ली को, केंद्रक, यही हमारा कोशिका झिल्ली है। उसके बाद कोशिका झिल्ली के बाद फिर हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे। तो इसके अंदर जितने भी कोशिका द्रव्य भरे पड़े हैं, संरचनाएं हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब का जो हमने नाम बताया उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो ये कोशिका झिल्ली जो है ये एक पतली सी संरचनाएं है, बहुत पतली सी जो है ये जो है क्या है, संरचनाएं हैं। और ये जीवित संरचनाएं हैं। कैसी संरचनाएं हैं, जीवित। जीवित कैसे लिखाएगा हो, जी छोड़िए ना, समझ रहे हैं ना, जीवित संरचनाएं। हर्षी दीर्घी में थोड़ा बहुत रहता है कन्फ्यूजन, है कि नहीं, उतना चलेगा। कोशिका झिल्ली कैसी है, एक बहुत पतली सी संरचना है। और यह कैसी संरचनाएं है, जीवित संरचनाएं है। और ये जो बहुत पतली होती है और इसकी मोटाई की अगर बात की जाए तो इसकी जो मोटाई जो होती है ये 75 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है, 75 एंगस्ट्रॉम। और हम लोग जानते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है 10 पर पावर माइनस 10, 10 पर पावर माइनस 10 होता है ना, 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पर पावर माइनस 10 मीटर, इतना मतलब पतला होता है। और एक एंगस्ट्रॉम का मान इतना है तो 75 का आप सोच लीजिए कितना होगा। तो ये जो है बहुत पतली सी जो है कोशिका झिल्ली की जो संरचनाएं होती है ये बहुत पतली सी संरचनाएं होती है कि नहीं। और इसका काम क्या है कोशिका झिल्ली का, तो इसका मुख्य रूप से काम ये है ना कि ये कोशिका झिल्ली जो है एक कोशिकाएं से दूसरे कोशिकाओं को अलग रखना। अगर मानकर चलिए फिर ये दूसरा कोशिका रहे यहाँ पर, तो ये भी कोशिका झिल्ली है दूसरे कोशिका का, ये भी कोशिका झिल्ली है। तो ये कोशिका, इसका कोशिका झिल्ली और इसका कोशिका झिल्ली जो है सेल मेम्ब्रेन है, ये एक दूसरे को अलग रखता है, मतलब आपस में फेंटने नहीं देता है। यहाँ पर दूरी इसलिए मतलब बताएं कि आपको स्पष्ट पता चल सके, ये कोशिका झिल्ली जो है दूसरे कोशिका झिल्ली को अलग रखने में मदद करता है। अगर ये कोशिका झिल्ली नहीं रहेगा तो इसके अंदर का कोशिका द्रव्य और इसके अंदर का कोशिका द्रव्य सब आपस में क्या हो जाएगा, फेंटा जाएगा, मिल जाएगा। तो ये कोशिका झिल्ली का एक ये भी काम है। और कोशिका झिल्ली जो होता है ना ये बना हुआ किस चीज से होता है, तो ये बना हुआ होता है प्रोटीन से और वसा से, प्रोटीन और वसा से बना हुआ होता है। ये कोशिका झिल्ली जो है किस चीज से बना हुआ होता है, तो प्रोटीन और वसा से बना हुआ होता है। ठीक, प्रोटीन और वसा से बना हुआ होता है। अब प्रोटीन और वसा से जब ये बना हुआ होता है तो इसकी संरचनाओं को समझें हम कैसे कि ये प्रोटीन से बना हुआ है या वसा से बना हुआ है। तो प्रोटीन और वसा से जो इस कोशिका झिल्ली का जो निर्माण हुआ है, इसकी संरचनाओं को समझने के लिए दो मॉडल है, एक पुराना मॉडल है और एक थोड़ा मॉडर्न आधुनिक मॉडल है। अब उस मॉडल को हम यहाँ पर समझते हैं कि कोशिका झिल्ली जो है प्रोटीन और वसा से बनी हुई होती है। इस उस मॉडल को हम समझते हैं। उस मॉडल का नाम है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। क्या नाम है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और इस मॉडल को किसने दिया था, तो सन 1952 में रॉबर्टसन,
ये मॉडल जो है 1952 ईस्वी में रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया। रॉबर्टसन के द्वारा जो है दिया गया सन 1952 ईस्वी में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को। अब देखते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है यह क्या समझाता है। ये जो है प्रोटीन और वसा के संदर्भ में क्या कहता है, ये क्या साबित करता है कि कोशिका झिल्ली जो है प्रोटीन और वसा का कैसे बना हुआ है। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो ये रॉबर्टसन साहब दिए, इनका कहना ये था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अंतर्गत कि कोशिका के जो कोशिका झिल्ली जो बना हुआ होता है ना, इसका जो ये हुआ ऊपरी परत और निचली परत, ऊपरी और निचली परत जो होता है ना, ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। प्रोटीन का ऊपरी परत और निचली परत किस चीज का बना हुआ होता है, प्रोटीन का। और ये जो बीच वाला जो परत होता है ना, ये वसा का बना हुआ होता है, वसा का। और ये प्रोटीन का जो बना हुआ होता है, ये जो है 20 एंगस्ट्रम प्रोटीन इसमें और 20 एंगस्ट्रम मोटाई इस प्रोटीन की। तो 20 और 20 कितना हो गया, 40। हमको पुराना कितना है, 75 एंगस्ट्रम, तो बच गया कितना, 40 और 35। तो ये वसा जो होता है इसमें 35 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। यही यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अंतर्गत रॉबर्टसन साहब सन 1952 में समझाए कि कोशिका झिल्ली का जो बाहरी, ये कोशिका झिल्ली जो बना हुआ होता है, कोशिका के बाहरी आवरण जो कोशिका झिल्ली, ये जो होता है ऊपरी परत प्रोटीन का बना हुआ होता है, फिर निचली परत भी प्रोटीन का बना हुआ होता है, और दोनों में 20 एंगस्ट्रम और 20 एंगस्ट्रम की मोटाई होती है, और बीच वाली जो परत होती है ना, ये 35 एंगस्ट्रम मोटाई वसा से बना हुआ होता है। ये समझाने में कौन, तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल मतलब सहायक हुआ। इसके बाद के मॉडल को देखते हैं, इधर मिटा दें, इधर मिटा देते हैं। आगे चलकर एक और वैज्ञानिक है जो उस मॉडल का नाम दिए इन्होंने फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। और ये जो है 1972 में दिए थे सिंगर एंड निकल्सन। इनका नाम सिंगर था, इसका मतलब ये नहीं कि वो गायक थे, वो गायक नहीं थे। सिंगर एंड निकल्सन, ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिए। और 1972 में जब ये मॉडल दिए तो इनका कहना ये था कि कोशिका जो होता है ना, इसका ऊपरी झिल्ली और निचली झिल्ली, ये फॉस्फोलिपिड का बना हुआ होता है। ऊपरी झिल्ली और निचली झिल्ली जो होता है यह फॉस्फोलिपिड। फॉस्फो कहने का मतलब ऐसा लिपिड जिसमें फास्फोरस की मात्रा क्या हो, अधिक से अधिक हो, ज्यादा से ज्यादा हो, उसी को फॉस्फोलिपिड कहते हैं। और इसकी जो बीच वाली जो संरचना होती है ना, बीच वाली, ये गोलाकार प्रोटीन होता है। ये क्या होता है, गोलाकार प्रोटीन होता है। ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल के अंतर्गत 1972 में सिंगर एंड निकल्सन नामक वैज्ञानिक थे। वो बताएं कि कोशिका का जो ऊपरी झिल्ली होता है, हाँ, कोशिका के झिल्ली की जो बनावट यानी कि सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली की जो बनावट होती है, उसकी जो ऊपरी परत होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है, नीचे वाली परत भी फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है, और बीच वाली जो परत होती है वो गोलाकार प्रोटीन की बनी होती है। अब ये दोनों मॉडल का संबंध किससे है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और इधर फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो इन दोनों मॉडल का संबंध किससे है, तो इस दोनों मॉडल ने किसके बारे में समझाया, कोशिका झिल्ली के बारे में। तो इसका संबंध किस मॉडल से, मतलब इस दोनों मॉडल का संबंध किससे होगा, तो कोशिका झिल्ली से होगा। जब ये दोनों मॉडल कोशिका झिल्ली के बनावट के संदर्भ में ही बात कर रहा है कि इसका बनावट ऐसे है, इसका बनावट ऐसे है, तो ये दोनों मॉडल का संबंध भी किससे होगा, तो ये दोनों मॉडल का संबंध भी कोशिका झिल्ली से ही होगा। ठीक, यहां तक समझ गए। अब आगे बात करते हैं।
कोशिका झिल्ली के बारे में इतना जान गए ना कि कोशिका झिल्ली जो होता है किस चीज का बना हुआ होता है, तो वसा और प्रोटीन का बना हुआ होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली तो बना ली है, ये कोशिका झिल्ली है। अब इसके कार्य के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कार्य, कोशिका झिल्ली तो बना ली है, अब इसका काम क्या क्या है, इसका कार्य क्या क्या है। तो इसका काम तो थोड़ा देर पहले बताया, मुख्य रूप से जो है यह दो कोशिकाओं को क्या करता है, अलग करता है। यह कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है कि जो है मानकर चलिए दो कोशिका है तो उसको आपस में मिलने नहीं देता है, यह दीवार की तरह काम करता है कि नहीं, ये जो है दीवार की तरह काम करता है। ये पतली झिल्ली होती है, जीवित झिल्ली होती है, और इसको जो है ना बाहरी आघातों से बचाता है, ये सुरक्षा भी प्रदान करता है। अंदर में जो भरे पड़े जो संरचनाएं हैं सेल में, ये जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य है, सेल मेम्ब्रेन है, इसको जो है यह बाहरी आघातों से बचाने का भी काम करता है। इसका एक तो काम ये है कि ये जो है बाहरी आघातों से बचाता भी है, बाहरी आघातों से क्या करता है, बचाव करता है। दूसरा कार्य इसका यह है कि कोशिका से कोशिका को अलग करता है, एक कोशिका को दूसरे कोशिका से क्या करता है, अलग करता है। अगर ये न रहे तो सारे कोशिका क्या हो जाएंगे, आपस में फिट आ जाएंगे। इसका एक और महत्वपूर्ण काम क्या है कि ये जो है अपने अंदर से न तो किसी संरचनाएं को बाहर जाने देता है और न ही बाहर से किसी संरचनाएं को अपने अंदर प्रवेश करने देता है। एक कार्य इसका यह भी है कि अपने अंदर की जो संरचनाएं हैं इसको ये न तो बाहर जाने देगा। अंदर में संरचनाएं क्या क्या है तो अभी चर्चा किए थे, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, वॉक्यूल है, बहुत सारे हैं संरचनाएं, उसके बारे में एक एक को हम विस्तार से फिर आगे चर्चा करेंगे। तो अपने अंदर की संरचनाएं को ये बाहर भी नहीं जाने देता है और बाहर से अंदर भी नहीं जाने देता है, और जाने भी देता है तो वैसी संरचनाएं को वो बाहर जाने देता है जिसका अंदर में कोई काम नहीं है, जो मृत मतलब वैसी संरचनाएं जिसका अंदर में क्या है, कोई काम नहीं है, वैसी संरचनाएं को बाहर जाने देता है। और अंदर वैसी मतलब उसी को आने देता है जिसको अंदर में इसको आवश्यकता है, अंदर में उसकी जो है आवश्यकता है उसी को जो है यह अपने अंदर आने देगा, और जिसका अंदर में कोई कार्य नहीं है उसको वह बाहर जाने देगा। अन्यथा न तो यह किसी को अंदर आने देता है और न ही ये किसी को बाहर जाने देता है। एक तरह से कह सकते हैं ये सेल्फिश टाइप का है कि नहीं। कोशिका के संदर्भ में अगर बात करें तो ये मतलबी है, जिसका काम नहीं है उसको निकाल दो, जिसको जरूरी है इसको प्रवेश करा लो। मानकर चलो तुमसे हमको कोई काम नहीं तो तुमको हम निकाल दिए, है कि नहीं, जाओ तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, और मतलब तुमसे हमको काम है तो तुमको हम अपने मतलब बुला लिए, है कि नहीं। तो ये सेल्फिश टाइप का है, जिसका काम नहीं है उसको निकाल दिया, जिसको काम है उसको बुला लिया। और ये झिल्ली जो होती है ना अर्ध परागम में होता है, अर्ध परागम में। परागम में उसको कहते हैं जो अपने से होकर के किसी वस्तु को या किसी पदार्थ को पूरा आर पार मतलब आने दे या जाने दे। अर्ध परागम का मतलब कुछ को आने दे या कुछ को नहीं। अर्ध का मतलब सीधी सी स्पष्ट है, आधा। लेकिन परागम्य का मतलब ये नहीं है कि पूरा आने जाने देगा। अर्ध परागम्य का संदर्भ में यहाँ पर यह है कि वैसी चीज़ों को आने देगा जिसके इसके अंदर क्या है, आवश्यकता है, और जिसकी आवश्यकता इसके अंदर नहीं है उसको क्या करेगा, ये निकाल देगा। कोशिका झिल्ली का एक और महत्वपूर्ण कार्य है, एक और महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया यानी कि जीव में जीवाणु, यानी कि क्या कहते हैं एक कोशिकीय जीव, जितने भी एक कोशिकीय हैं यानी कि यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है ना। तो यूनिसेलुलर के बारे में कुछ कुछ हम बताए थे कि एक कोशिकीय ही होता है अधिकतर यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव ही होते हैं जितने भी बैक्टीरिया हैं। और वो बैक्टीरिया मान करके चलिए कुछ बैक्टीरिया का हम यहाँ पर नाम भी लें तो सपोज मान भी प्रोटोजोआ हो गया, जैसे कि प्रोटोजोआ को ले लिए और किसको ले लिए, तो और ले लिए हम यूग्लिना। प्रोटोजोआ हो गया, यूग्लिना हो गया। ये जितने भी बैक्टीरिया है एक कोशिकीय जीव है, उनका जो शरीर का जो बनावट होता है वो तो एक ही कोशिका से निर्मित होता है, वो तो बहुकोशिकीय है नहीं।
एक ही कोशिकीय है। और जब ये जीव है, सजीव है, तो ये स्वाभाविक है कि इनका आवागमन होगा। ये एक जगह से दूसरे जगह क्या करेंगे, आएंगे या जाएंगे। और बैक्टीरिया फैलता भी है, एक जगह से दूसरे जगह आते जाते हैं, फैलते हैं वातावरण में। तो ये कोशिका झिल्ली जो है ना, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, मतलब इस तरह के जितने भी एक कोशिकीय बैक्टीरिया है, एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर जीव है, उसको जो है ना ये चलने में जो चलने में ये मददगार होता है। मतलब इनके कूटपाद, चलने में जो सहायक अंग होते हैं उसका निर्माण करता है ये कोशिका झिल्ली। जैसे कूटपाद हो गया, फ्लैजिला हो गया, सिलिया हो गया, ये सब प्रचलन अंग है। ये बैक्टीरिया को जो है चलने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। कूटपाद, फ्लैजिला, सिलिया, कट रहा है ना, इधर लिख देते हैं। कूटपाद हो गया, फ्लैजिला हो गया और सिलिया हो गया, ये सब जो है बैक्टीरिया के जो प्रचलन अंग हैं, इनको बनाने में कोशिका झिल्ली का ही योगदान है। किसका योगदान है, कोशिका झिल्ली का ही योगदान है। कूटपाद, फ्लैजिला, सिलिया नामक जो प्रचलन अंग जो एक कोशिकीय जीव में होते हैं, इसको बनाने में कोशिका झिल्ली का ही योगदान है। इसका एक और कार्य है महत्वपूर्ण, उसके बारे में विस्तार से रूप में जानेंगे कि ये कोशिका झिल्ली का परासरण और विसरण, ये भी इसका एक जो है परासरण और विसरण जो प्रक्रिया कोशिका में होता है, इसमें जो है ये कोशिका झिल्ली का योगदान रहता है। उसमें ये कोशिका झिल्ली जो क्या करते हैं, भाग लेते हैं। परासरण और विसरण के बारे में आगे चल करके पढ़ेंगे, डिफ्यूजन, ये सब जो होता है परासरण और विसरण। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ना कि ये परिवहन का तंत्र है, परिवहन के तंत्र। इसके अंदर जितने भी संरचनाएं हैं, अगर उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, या कोशिका झिल्ली से होकर के जो भी वस्तु अंदर प्रवेश करेगी, वस्तु कहने का मतलब वो नहीं, वस्तु नहीं, मतलब कोई भी संरचनाएं प्रवेश करेगी या अंदर से कोई भी संरचनाएं बाहर निकलेगी, तो उसी को मतलब आवागमन के जरिए परासरण और विसरण को समझेंगे आगे चल करके। लेकिन ये परासरण और विसरण की जो प्रक्रिया होती है, परिवहन की प्रक्रिया, इसमें जो है कोशिका झिल्ली का भी योगदान रहता है और कोशिका झिल्ली इसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं। कोशिका के बारे में इतना देख लिए। जब हम कोशिका के बारे में, कोशिका झिल्ली को पढ़े हैं, ये हो गया कोशिका, ये कोशिका झिल्ली। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर कोशिका भित्ति का भी हम चर्चा कर लेते हैं। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति क्या होता है? ये कोशिका झिल्ली है और ये जो है ना, ये कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति भी सजीवों में ही होता है, लेकिन ये पेड़ पौधे में होते हैं, है कि नहीं? मानव में नहीं होता है, ना जीव जंतु में होता है। ये जो है केवल के केवल पेड़ पौधे में होते हैं और कुछ फंगी में जो है ये कोशिका भित्ति पाए जाते हैं। आप देखे होंगे कि पेड़ पौधे जो है, कितनी भी बारिश क्यों ना हो, कितनी भी ठंड क्यों ना हो, कितनी भी गर्मी क्यों ना पड़े, पेड़ पौधे को कभी ठंड लगती है क्या? तो नहीं लगती है। कितना भी ठंडा क्यों ना पड़े। हाँ, कुछ कुछ जब ज़्यादा ठंडा हो, मतलब ज़्यादा ठंडा जब होता है, गिरता है पाला वगैरह, तो कुछ कुछ पेड़ पौधे क्या होता है, ठंड के चपेट में आ जाते हैं। लेकिन और गर्मी में भी क्या होता है, जब ज़्यादा गर्मी, लू वगैरह गिरती है, तो पेड़ पौधे की झिल्लियाँ सूख जाती, कोशिका के अंदर के कोशिका द्रव्य सूख जाते हैं, जिसके कारण पेड़ पौधे को नुकसान भी होता है। तो पेड़ पौधे को गर्मी में न तो छाता की आवश्यकता पड़ती है धूप से बचने के लिए, बरसात में न तो छाता की आवश्यकता पड़ती है, और न ही ठंडा में जो है इनको ठंड से बचने के लिए रजाई, जैकेट या कंबल की आवश्यकता पड़ती है।
वो जो है अपने आप में बचाव के लिए सक्षम होते हैं, चाहे बरसात हो, गर्मी हो या ठंड का मौसम हो। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण एक ही है, एकमात्र कारण, कि पेड़ पौधे के जो कोशिका होते हैं ना, उन कोशिका के बाहर एक कोशिका भित्ति पाया जाता है। कोशिका के बाहर एक क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाया जाता है, सेल वॉल। और ये जो है ना एक दीवार की तरह काम करते हैं। सेल वॉल इसको कहते हैं, कोशिका भित्ति पाया जाता है। और ये कोशिका भित्ति जो है कोशिका झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करते हैं, है कि नहीं? यानी और कोशिका झिल्ली के अंतर्गत मतलब अंदर में जितने भी ये द्रव्य भरे पड़े हैं, यानी कि संरचनाएं भरी पड़ी है, सबको मदद, कोशिका झिल्ली सहित सारे कोशिका को जो है मदद ये कोशिका भित्ति ही करता है। जिस कारण जो है पेड़ पौधे को न तो ठंड लगती है और न ही ये होता है। और इसी के कारण जो है पेड़ पौधे मजबूत भी होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं पेड़ पौधे। जितने जैसे कि बरगद का पेड़ है, आम का पेड़ है, अगर उसके ऊपर आप चढ़ भी जाएंगे उसके डाली पर तो वो नहीं टूटेगा, है कि नहीं? नहीं टूटेगा। मजबूत पेड़ पौधा का बात कर रहे हैं। ऐसा ऐसे गुलाब के पेड़ पर चढ़ जाइएगा, बोलेगा ये तो टूट गया, तो उसका सेल वॉल मतलब कमजोर है। तो अगर बड़े पेड़ पौधे के संदर्भ में बात करें, आम, बरगद, कटहल, ये सब के पेड़ पौधे के संदर्भ में बात करें, तो उनकी सेल वॉल जो है इतनी मजबूत होती है ना कि उनकी डाली पर आप चढ़ भी जाइएगा, पेड़ पर चढ़ भी जाइएगा, तो ये जो है नहीं टूटेगा। और ये जो सेल वॉल जो होता है ना, ये मृत होता है। सेल वॉल कैसा होता है? मृत होता है। और कल के वीडियो में हम आपको बताए थे कोशिका के बारे में, जीवित कोशिका से मजबूत मृत कोशिका होती है कि नहीं? अगर ये नाखून का अगला हिस्सा जो देखा जाए, जो मरा हुआ है, ये मृत कोशिका का बना हुआ है और इससे हम किसी को घायल करने में सक्षम है, जबकि ये मांसपेशियां जो है ये जीवित कोशिका के बनी हुई है कि नहीं? उसी तरह से इसका जो है बाहरी जो कोशिका भित्ति जो होता है, यह मृत कोशिका का बना हुआ होता है और ये जो है अपने आप में बहुत मजबूत होता है। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो कोशिका झिल्ली के बारे में देखें तो ये अर्ध परागम्य है, जबकि ये कोशिका भित्ति जो है ये पारागम्य है, पारगम्य है। ठीक, और इसकी जो बनावट जो होती है, इसकी जो बनावट होती है, सेलुलोज और हेमेसेलुलोज, इसको जो बनावट होती है सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज, ये कोशिका भित्ति जो है इनकी बनावट सेलुलोज से होती है, ये सेलुलोज से बने होते हैं और हेमीसेलुलोज से बने होते हैं। और ये मृत होते हैं, और मृत होने के साथ साथ जब ये मृत है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये क्या होंगे, लिख दिए, पता चल गया होगा। स्वाभाविक सी बात है कि ये निर्जीव होंगे। समझ रहे हैं ना? बस 10 मिनट में खत्म करेंगे। इसका काम क्या है, इसके कार्य के बारे में तो बता दिए कि ये कोशिका को जो है सुरक्षा प्रदान करता है और ये जो है आकृति भी प्रदान करता है, आकृति प्रदान करता है और सुरक्षा प्रदान करता है कोशिका को। और ये सेलुलोज और हेमीसेलुलोज से जो बना होता है कोशिका भित्ति, हालांकि कवक की जो यानी कि फंगी यानी कि कवक की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो काइटिन से बनी होती है, काइटिन। और काइटिन जो है एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और सेलुलोज और हेमीसेलुलोज भी एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज से इसकी कोशिका भित्ति बनी होती है और ये एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जबकि कवक यानी कि फंगी की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वह काइटिन से बनी होती है। और काइटिन भी क्या है, तो एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। कोशिका के बारे में हम लोग इतना पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ लिए? तो कोशिका झिल्ली को देखें, कोशिका झिल्ली को देखने के बाद कोशिका भित्ति को देखें जो पेड़ पौधे में होते हैं,
इन सभी को देखने के बाद अब कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, कोशिका द्रव को देखते हैं। ये कोशिका है, ये केंद्रक है, इसके अंदर भरा पड़ा है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव, इस कोशिका द्रव को देखते हैं तो ये कोशिका द्रव के अंतर्गत जितने भी संरचनाएं भरी पड़ी होती है ना, ये जो है अर्ध तरल पदार्थ होता है। अर्ध तरल पदार्थ, इसके अंदर की जो संरचनाएं होती है यह अर्ध तरल होता है। अर्ध तरल बोले तो कोलाइडी, कोलाइड, कोलाइड, ये कोलाइड के प्रकार का होता है, यानी कि अर्ध तरल पदार्थ होता है, इसके अंदर की संरचनाएं होती है। और इसका जो निर्माण जो हुआ है ना कोशिका द्रव्य का, इसका जो निर्माण जो हुआ है, निर्माण, इसमें जो है 80% लगभग जल है। 80% जो है कोशिका द्रव्य में क्या है, जल ही जल है। 80% जो है कोशिका द्रव्य में जल है। और जो 20% बच गया ना, इस 20% के अंतर्गत जो है अधिकतम से अधिकतम 30 प्रकार के तत्व हैं। कितने से कितने तत्व हैं? तो 30 प्रकार के तत्व हैं। और तत्व कौन कौन से हैं? तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है कि नहीं? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ये सभी 30 प्रकार के तत्व है। 20% जो बचा उसमें, और इस कोशिका द्रव में 80% सिर्फ और सिर्फ क्या है? तो जल है। और ये कोशिका द्रव जो है, ये कोशिका द्रव के अंतर्गत ढेर सारी संरचनाएं, ढेर सारी संरचनाएं, एक दो नहीं, ढेर सारी संरचनाएं। और उस संरचनाएं के बारे में हम पीछे चर्चा किए हैं थोड़ी देर पहले कि ढेर सारी संरचनाएं हैं। इसमें जीवित संरचनाएं हैं और कुछ संरचनाएं मृत हैं, जिसको ऑर्गेनॉइड्स और मेटाप्लास्ट के अंतर्गत रखे थे, है कि नहीं? कोशिका द्रव को बारीकी से समझते चलिएगा, इतने स्लो हम बारीकी से हम समझा रहे हैं। कोशिका झिल्ली को देखें, कोशिका झिल्ली को देखने के बाद कोशिका भित्ति को देखें, कोशिका भित्ति को देखने के बाद जब इसके अंदर प्रवेश किए तो कोशिका द्रव्य पे आ गए। कोशिका द्रव्य के बारे में देखें कि इसका निर्माण 80% जल से हुआ है। इसमें अधिकतम से अधिकतम 30 प्रकार के तत्व है 20% के अंतर्गत। और उस तत्व में क्या क्या है? तो ऑक्सीजन हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकते हैं, कार्बन हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं। ये जो अंदर का जो कोशिका द्रव्य है ये कोलाइडी प्रकार का है, और इसके अंतर्गत ढेर सारी संरचनाएं, और ढेर सारी संरचनाएं के बारे में चर्चा किए थे। तो कुछ जीवित है यानी कि ऑर्गेनोइड, कुछ संरचना ऑर्गेनोइड है जो जीवित है, और कुछ मृत है जो मेटाप्लास्ट के अंतर्गत आती है। तो जो हम थोड़ा देर पहले जो हम ऑर्गेनोइड्स के बारे में चर्चा किए थे, ऑर्गेनोइड के बारे में यानी कि जीवित संरचनाएं के बारे में चर्चा किए थे जो कोशिका द्रव्य के अंतर्गत आती है, तो उसमें हम नाम लिखवाए थे ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब का हम नाम लिखवाए थे। तो अब वो सब के बारे में देखते हैं कि कोशिका द्रव्य के अंतर्गत कौन कौन सी संरचनाएं हैं जो ऑर्गेनोइड्स के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम ER को देखते हैं कि ER है क्या। ER को देखते हैं कोशिका द्रव्य के अंतर्गत। ER मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है क्या कोशिका के अंदर? मतलब अंदर, कोशिका के अंदर, जो कोशिका झिल्ली के अंदर जो कोशिका द्रव्य है, जीव द्रव्य के अंतर्गत जो कोशिका द्रव्य आते हैं, और उस कोशिका द्रव्य के अंतर्गत जो जीवित संरचना ऑर्गेनोइड्स है, और उस ऑर्गेनोइड्स के अंतर्गत जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये है क्या? तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ये है क्या। तो ये आपका कोशिका है, ये आपका क्या रहा? कोशिका रहा। ये आपका रह गया केंद्रक, है कि नहीं? ये आपका रह गया केंद्रक। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो बनावट है ना, कुछ इस तरह से है।
कुछ इस तरह से जो है इसकी बनावट है, कुछ इस तरह से जो है इसकी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बनावट है। और इसकी जो बनावट है ना, एक जाल की तरह है, महीन नलिकाओं, महीन नलिकाओं की बात करें तो पतली पाइप जैसा, पतली पाइप जैसा जो है यह जालनुमा, देख रहे हैं, जालनुमा, जालनुमा आकृति है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। और कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ना, उसके जो यहाँ पर ऊपरी बिंदु या निचली बिंदु या बीच में, ऊपरी बिंदु, निचली बिंदु या बीच में कुछ गोल गोल दाने जैसा दिखता है, दानेदार संरचनाएं है। सभी पर नहीं, कुछ पर है, कुछ पर नहीं है, कुछ पर है, कुछ पर नहीं है, कुछ पर है, कुछ पर नहीं है। तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबसे पहले ये गोल संरचना के बारे में तो बाद में चर्चा करेंगे, सबसे पहले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में चर्चा करते हैं। तो जिस तरह से मानव शरीर है या किसी भी जानवर का शरीर है, जैसे कुत्ता को ले लीजिए, बिल्ली को ले लीजिए, मनुष्य को ले लीजिए, अगर उसके शरीर के अंदर जितनी भी हड्डियां हैं, अगर उस हम हड्डियों को निकाल दे तो क्या होगा? उस हड्डियों को निकाल दे तो यही होगा, जैसे मानकर चलिए एक बेंच पर 5 लड़के बैठने में सक्षम है, अगर उनके शरीर में हड्डी को निकाल दिया जाए तो फिर वो बेंच पर 5 के बदला 15-20 को बैठा देंगे, है कि नहीं भाई? हड्डी अगर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? सब अचक पचक जाएगा, जहां से तहां पचक जाएगा, बैलून की तरह शरीर हो जाएगा, फूलेंगे तब फूल जाएगा, हवा निकाल देंगे तब पच जाएगा। तो एक हड्डी ही तो है जो मतलब मानव शरीर या किसी भी मतलब जीव हो उसके अंदर की मतलब एक हड्डी ही तो है जो मनुष्य को या किसी भी जानवर को जो है संरचना प्रदान करता है कि नहीं, बनावट में मदद करता है। तो उसी तरह से जो ईआर है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ठीक जो है उसी तरीका से है जिस तरह से मनुष्य के अंदर हड्डी जो है उसकी संरचना को प्रदान करता है, बनावट में मदद करता है, उसी तरह से जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह कोशिका के संरचना को प्रदान करता है, कोशिका को ढांचा को बनाने में मदद करता है। इसको कोशिका का कंकाल भी कह सकते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल, कोशिका के कंकाल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है आकृति प्रदान करता है कोशिका को, है कि नहीं? कोशिका को आकृति तो मेन रूप से जो है कोशिका झिल्ली प्रदान करता है। अगर कोशिका झिल्ली गोल है तो कोशिका गोल होगा, कोशिका झिल्ली आयताकार है तो कोशिका आयताकार होगा, कोशिका झिल्ली वर्गाकार है तो कोशिका वर्गाकार होगा। कोशिका की आकृति तो मुख्य रूप से कोशिका झिल्ली प्रदान करती है, लेकिन ये जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो है एक ढांचा प्रदान करता है कोशिका को। अगर ये नहीं रहेगा तो सब पचक जाएंगे आपस में, है कि नहीं? जैसे हड्डी नहीं रहेगा, मनुष्य के शरीर का सारे हड्डियों को निकाल दिया जाए तो पूरा क्या होगा? समटा जाएगा अपने आप में। उसी तरीका से ये जो है समझने का प्रयास कीजिए कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वह कोशिका को अंदर से एक ढांचा प्रदान करता है ना, खड़ा होने में अपने आप मतलब ताकत प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है, सच इसको मतलब सपोर्ट देता है अंदर से, है कि नहीं? उसके बाद अब आते हैं ये गोल गोल जो संरचनाएं जो है कुछ ईआर यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होती है, कुछ के ऊपर नहीं होती है, कुछ के ऊपर होती है, कुछ के ऊपर नहीं होती है। तो ये जो गोल गोल संरचनाएं हैं ना, यही है आपका राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम के बारे में पढ़ते आ रहे हैं ना, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री। ये राइबोसोम है कहाँ? तो यही ईआर पर है, यही ईआर पर है कि नहीं? यही ईआर पर जो है राइबोसोम है। जिस ईआर यानी कि जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये राइबोसोम है और जिस पर नहीं है, मानकर चलिए इस पर नहीं है, इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं है, तो इसको कहते हैं स्मूथ, स्मूथ ईआर, मतलब चिकनी, चिकनी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पर राइबोसोम है इसको कहते हैं खुरदरी। जिस पर राइबोसोम है तो वह स्वाभाविक खुरदरी होगा, खुरदरी ईआर। जिस पर है वो खुरदरी ईआर यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके कार्य के बारे में तो बता दिए कि इसका कार्य वही है जो मानव शरीर के हड्डी का है या किसी जीव के हड्डी का है, वही इसका कार्य है। और इसका कार्य क्या है, और मुख्य रूप से इसके कार्य के बारे में चर्चा करें तो इसका कार्य है परिवहन करना,
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है? परिवहन। ये तो कोशिका को मजबूती प्रदान करता ही है अंदर से, जैसे हड्डी प्रदान करता है उसी तरह से। और इसका कार्य क्या है? परिवहन। अब परिवहन में क्या क्या परिवहन करेगा, है ना? क्या ले जाएगा, क्या लाएगा, इसके बारे में भी देखते हैं। इसका काम परिवहन तो है, लेकिन मुख्य रूप से इसका परिवहन क्या है? तो प्रोटीन का परिवहन करना है। प्रोटीन का परिवहन करना मुख्य रूप से इसका कार्य क्या है? प्रोटीन का परिवहन करना। कहें कि आप देख रहे हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या है? ये छोटे छोटे गोल 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 कोई कोई आकृति जो है वो राइबोसोम है, और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है और इसका मुख्य तौर पे इसका कार्य है प्रोटीन का परिवहन करना। लेकिन जो स्मूथ, यानी कि इधर जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी कि चिकनी जो है, चिकनी वाली जिस पर राइबोसोम नहीं है, इसका भी कार्य है। तो इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है वसा और कोलेस्ट्रॉल। वसा और कोलेस्ट्रॉल, वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करना। जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम पाया जाता है उसका काम है प्रोटीन का परिवहन करना, और जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है, यानी कि जो स्मूथ ईआर है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका काम है वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करना। अब यहाँ पर संश्लेषण शब्द आया है, तो संश्लेषण को अब समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो है वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करेगा कैसे, है कि नहीं? कैसे ये संश्लेषण करता है? तो कैसे करता है ये हम बताते हैं। जैसे कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो उसको जो है पच करके, कार्बोहाइड्रेट पच करके किस में बदलता है? ग्लूकोज में बदलता है कि नहीं? कार्बोहाइड्रेट पचकर किस में बदलता है? तो ग्लूकोज में बदलता है। उसी तरीका से प्रोटीन पचकर एमिनो अम्ल में बदलता है कि नहीं? प्रोटीन पच के कहाँ बदलता है? एमिनो अम्ल में। तो ये वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण कैसे होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, उसको समझने का प्रयास करते हैं। जब हम लोग भोजन करते हैं, इसी एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। नहीं, ऊपर समझाते, इधर हम नहीं दिख रहे हैं, हमको भी दिखना जरूरी है ना। जब भोजन करते हैं तो भोजन में वसा का मतलब वसा भी लेते हैं। भोजन में क्या लेते हैं? वसा लेते हैं, है कि नहीं? और जब ये वसा का जब पाचन होता है शरीर में, ध्यान से समझते चलिएगा कि वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण ये स्मूथ ईआर कैसे करेगा। जब भोजन में वसा लेते हैं और वसा का जब पाचन होता है तो यहां पर बनता है फैटी एसिड। फैटी एसिड के अलावा और क्या बनता है? तो ग्लिसरॉल बनता है। फैटी एसिड के अलावा क्या बनता है? ग्लिसरॉल बनता है। फैटी एसिड बनेगा और क्या बनेगा? ग्लिसरॉल बनेगा। और ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जब बनेगा तो ये बनने के बाद कहाँ पहुंचेगा? ब्लड में मिलेगा, मानव शरीर के खून में मिलेगा, ब्लड में। और जब ये ब्लड यानी कि खून में मिलेगा, और फिर खून में मिलने के बाद, ब्लड में मिलने के बाद, ब्लड की सहायता से ये कहाँ पहुंचेगा? कोशिका में पहुंचेगा। वसा यानी कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कहाँ पहुंच गया? कोशिका में। कोशिका में पहुंचने के बाद ये पहुंच जाएगा कहाँ पे? अंदर, कोशिका द्रव में पहुंच जाएगा। कोशिका द्रव में कैसे पहुंचा? तो कोशिका झिल्ली अर्धपरागम है, ये अपने अंदर से जो वस्तु का जो संरचना का उपयोग नहीं है उसको जो है ये निष्क्रिय कर देता है, जिसका उपयोग है उसको ये अंदर आने देता है। तो ये कोशिका द्रव में पहुंच गया। जब ये कोशिका द्रव में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल पहुंचा ना, तो जब हमारे शरीर को या कोशिका के संदर्भ में ही बात करते हैं, जब कोशिका को अगर जरूरत पड़े वसा का, जरूरत पड़े, इसको लगे कि हमारे शरीर में कोशिका के अंदर जो है वसा की कमी हो रही है, जब इसको वसा का जरूरी पड़ेगा ना, तो ये जो है फिर से जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को जो है ना ये वसा में बदल देगा। और ये बदलेगा कौन? तो ये बदलेगा यही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कौन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ ईआर, SER,
स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जो कोशिका में कोशिका द्रव्य में जो वसा का पाचन होकर के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है ब्लड के माध्यम से पहुंचा है कोशिका द्रव्य में। अगर कोशिका को लगे कि हमको वसा का जरूरी है, मतलब कोशिका को अगर वसा की कमी फील हो, महसूस हो, या शरीर में वसा की कमी हो, तो यही जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को जो है पुनः बदल देता है किसमें, वसा में। इसी को कहते हैं वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण। संश्लेषण मतलब पुनः निर्माण कर देना, है कि नहीं। देखें यहाँ पर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को क्या किया, ये पुनः निर्माण कर दिया। ठीक, अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में इतनी सारी जानकारियां जो हमने इकट्ठा की, ये सब आया कहां से? इतनी सारी जो जानकारियां हमने इकट्ठा की, ये सब आया कहां से? अब उसको देख लेते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे। तो ये आया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जो हमने इकट्ठा की, इसके बारे में आया कहां से? तो स्वाभाविक सी बात है कि वैज्ञानिक बताए हैं, है कि नहीं। तो वैज्ञानिक बताए, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो खोज है और नामाकरण, ये दोनों में अलग अलग वैज्ञानिक है, खोज करने में और नामाकरण करने में। तो खोज जो है पोर्टर, क्लाउडे और फुलम। पोर्टर, इसके जो खोज हैं ये कौन कौन किए थे? पोर्टर, क्लाउडे और फुलम। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की और जितनी भी जानकारियां हमने आपको बताई थी उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी। और नामाकरण जो है ये पोर्टर, इसका जो है नाम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखे थे कौन? पोर्टर। पोर्टर तथा कॉलमैन, एक और वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है, कॉलमैन। कॉलमैन, पोर्टर और कॉलमैन ने जो है इसका नामाकरण किया। उसके बाद खोज जो है पोर्टर, क्लाउडे और फुलम, ये सब वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। और एक महत्वपूर्ण और बात है कि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये झिल्ली युक्त संरचना है। ये याद रखने वाली बात है, झिल्ली युक्त संरचना है। इसके अंदर की कोशिका के अंदर की संरचना को देखेंगे तो बहुत सारे संरचना ऐसी आएगी जो झिल्ली युक्त है, लेकिन कुछ कुछ संरचना है जिसके ऊपर कोई झिल्ली है ही नहीं, झिल्ली है ही नहीं। तो इसके बारे में एक और इतना सा बात याद रख लेंगे कि ये जो है कैसी संरचना है, झिल्ली युक्त संरचना है। ये जो हम देखे थे ये, इसके ऊपर क्या है, एक झिल्ली चढ़ा हुआ है, झिल्ली युक्त संरचना है। बस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में इतना ही। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में तो पढ़ लिए, लेकिन इसके ऊपर जो दानेदार संरचनाएं थी, जो खुरदरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया, और इस दानेदार संरचनाएं को क्या नाम दिए? राइबोसोम। तो राइबोसोम के बारे में हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा। राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे कल, आज यहाँ तक ही। तो दोस्तों, हम जब किसी भी टॉपिक को पढ़ाते हैं तो हमें ये खासियत है कि हम ये नहीं चाहते हैं कि वीडियो जो है 10 मिनट में समाप्त हो जाए। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट वाला वीडियो तो यूट्यूब पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन किसी टॉपिक को जो हम समझाने का प्रयास करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि टॉपिक मतलब बेस, यानी कि जो भी टॉपिक पर चर्चा करें, जैसे कोशिका के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, तो हमारा कोशिश रहता है कि जहाँ तक हमको जानकारी है, जहाँ तक हम पहुँचे हैं, और जहाँ तक मतलब एग्जाम में क्वेश्चन जहाँ से बनता है, आता है, उन सारी चीज़ों को हम आप तक पहुँचाएं। और इतना डिटेल्स में जानकारी देने के कारण वीडियो लंबा हो जाता है। 1 घंटा से कम का वीडियो हम सोचते हैं 30 मिनट 35 मिनट में ख़त्म करें, लेकिन 1 घंटा हो ही जाता है। तो जिनको मतलब सीखने की ललक होती है उनके लिए 1 घंटा है भी नहीं, है कि नहीं। अगर 1 घंटा बैठकर पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो फिर कैसे होगा। 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो बनाने से, चाहे 15-20 मिनट से में पढ़ाई कर लेने से थोड़ी नौकरी होने वाला है। नौकरी करने के लिए कम से कम 8 से 10 घंटा सेल्फ स्टडी भी होना जरूरी है। और 15 मिनट वीडियो देखने के बाद कितने लोगों को लगता होगा कि यार 1 घंटा का वीडियो हम कहाँ देखेंगे, उबाऊ वीडियो होगा, ये होगा। तो आपको किसी भी चीज़ को बेसिक से जानकारी लेने के लिए या समझने के लिए आपको समय देना होगा, तब जाकर के जो है आप किसी भी चीज़ को समझ पाइएगा, है कि नहीं। 15 मिनट या 20 मिनट, अगर इसी जितना चीज़ को हम 1 घंटा में बताएं, 1 घंटा का वीडियो लगभग हो गया है, अगर इसी चीज़ को अगर हम स्पीड में तो बता सकते थे कि ये कोशिका हो गया, ये केंद्रक हो गया, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, उसके ऊपर राइबोसोम हो गया, 2 लाइन परिभाषा लिखाते चलते बात खत्म हो गया, बस तुरंत 15 मिनट में भी हम इस वीडियो को हम समझा सकते थे। लेकिन इतना धीरे धीरे और एक एक पॉइंट पे इतना मतलब गहन चर्चा करने में पीछे एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को जो है उस टॉपिक को अच्छे से समझ सके और याद करने में जो, अगर आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको
कोई भी बुक पढ़िएगा, लुसेंट हो गया, क्राउन हो गया, या कोई भी अगर आप साइंस यानी कि बायोलॉजी का बुक पढ़ते हैं तो उसमें जो है शब्द में आपको, जैसे कि संश्लेषण के बारे में भी हमने चर्चा की कि संश्लेषण क्या होता है, तो वहाँ पर आप शब्द का जो अर्थ होता है उसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तो आपको टाइम देना होगा समझने के लिए कोई भी चीज़ों को, है कि नहीं। तो वीडियो 1 घंटा का हो रहा है, 1 घंटा प्लस हो रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको बस इतना ही मतलब है कि जितना चीज़ हम समझ पा रहे हैं, जितना चीज़ हमको आता है, उतना हम भी आपको समझाएं, आप तक हम अपनी जानकारी को पहुंचाएं। बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, राइबोसोम से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।